सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, जहां एक मौके पर आज इंडेक्स ने 86,000 की सतह को भी अबूर किया। अलबत्ता जब मार्केट का क्लोजिंग इंडेक्स का वक्त आया तो एक बार फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई और 86,000 से नीचे मार्केट वापस आई और 85,000 से जायद पर बंद हुई है। तकरीबन 85,600 से जायद पॉइंट्स पर आज मार्केट का क्लोजिंग इंडेक्स रहा। अपने ऑल टाइम हाई मार्केट इस हफ्ते में बनाती आई है। आने वाला हफ्ता कितना ज़बरदस्त हो सकता है, चूँकि कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में आ रही हैं। IMF का प्रोग्राम भी पाकिस्तान को मिल चुका है और आने वाला अब जो स्टेट बैंक का अगला रिव्यू होगा उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में भी मजीद कमी की तवक्को है। तो ये सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स मिलकर मजीद कितना फ़ायदा मार्केट को पहुँचा सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पिछले 4-5 रोज़ में जो एक बूम हमने देखा है मार्केट में नया, ये मजीद कितनी गुंजाइश है ऊपर जाने की इंडेक्स में और कहाँ तक जा सकता है आने वाले दिनों में आपकी नज़र में इंडेक्स? जी बहुत शुक्रिया। ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है इसकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के ऊपर है बेस्ड, जिसमें कोई एक टेम्पररी नहीं बल्कि मीडियम टर्म की बेहतरी हो गई है। जब इन्फ्लेशन की बात करें या एक्सचेंज रेट की बात कर लें या आप हमारे पास जो IMF का पैकेज आ गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो मार्केट में इसकी जो इनका असर आ रहा है इन चीज़ों का, वो अभी देर पा होगा इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि मार्केट का इंडेक्स 31 दिसंबर से पहले या उसके देर अबाउट 1 लाख का हो जाना चाहिए, गिवन द वैल्यूएशंस एट विच द मार्केट इज ट्रेडिंग। बिकॉज लेस देन 4 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मार्केट हो और इन्फ्लेशन आपकी जिस तरह से नीचे आती जा रही है, हाँ ये थोड़ा विद द टाइम लैग डिस्काउंट रेट कम हो रहा है, लेकिन हम लोग और जो हमारे नाजरीन हैं वो लोग जो मार्केट में यील्ड्स चल रही हैं उसको ज़्यादा बेस करते हैं बनिस्बत जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के, जो हर 2 महीने बाद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो अब आप देखें कि 6 महीने का जो ट्रेजरी बिल है, जो एक ज़माने में 20% से ऊपर चला गया था, वो आज 14% पे अवेलेबल है। तो लोगों के पास जो घर बैठे उनको आराम से बैंकर्स एक अच्छा हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे, क्योंकि उनको आगे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी। तो अब जब वहाँ प्रॉब्लम आई है तो मेरे जो दोस्त यार जो बहुत ही रिस्क फ्री रिटर्न पे बिलीव करने लगे थे, उनको अभी थोड़ी मेहनत करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिस्की एसेट पे, यानी हमारी मार्केट को जो इक्विटी को दुनिया भी और पाकिस्तान भी एक जब ऑफ द मैनी एसेट क्लासेस इसको रिलेटिवली ठीक है। और स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे थे, जहां पर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनता हम देख रहे हैं। 100 इंडेक्स पहली बार आज 86,000 की सतह को अबूर कर गया और मार्केट में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से ज़रा तफसीलात जानते हैं, फिर हम फरीद साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी कफील, बताइएगा। मार्केट में कारोबार जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं मार्केट में, और आज पहली बार इंडेक्स जो है वो 86,000 का जो लेवल है वो अबूर करने में मार्केट कामयाब हुई है। अगर हम बात कर लें तो 86,451 का मार्केट ने हाई बनाया था, हम उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है मार्केट में। उसकी क्या वजूहत रही हैं, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या था मार्केट के अंदर? मेरे साथ मौजूद है स्टॉक माहिर शहरियार। बट शहरियार, क्या हुआ, मार्केट ने आज एक और हाई बनाया, किस तरह देखते हैं? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट जैसा आपने बताया मार्केट में इंतहाई पॉजिटिव है। सऊदी टीम भी पाकिस्तान विजिट करने जा रही है, 2 बिलियन से ओवर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। CPEC रिवाइव होने जा रहा है, शंघाई कॉर्पोरेशन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने को है पाकिस्तान में, यही वजह कि स्टॉक मार्केट हर रोज़ एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मार्केट में प्योरली इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। आज भी हमने देखा सुबह से ही मार्केट में पॉजिटिव कारोबार का आगाज़ हुआ था, खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफ़ी पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई, ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, पावर सेक्टर में हम कुछ मिला जुला रुझान देख रहे हैं। लेकिन मार्केट जब भी अपसाइड के ऊपर जाती है तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पे प्रॉफिटिंग आती है। ये शहरियार बट मेरे साथ मौजूद थे स्टॉक मार्केट, जिनका कहना है कि मार्केट ने आगे बढ़ना ही है और ये मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर देखा गया मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट का जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया कफील, स्टॉक मार्केट से अपडेट कर रहे थे, जहां पर आज एक मौके पर 86,000 के इंडेक्स को भी मार्केट ने अबूर किया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अभी भी 85,000 की हायर साइड पर मार्केट क्लोज हुई है। तो फरीद साहब, अभी ये क्या इसको एक जस्ट बिगनिंग कहा जा सकता है या अपने इस वक्त पीक पर मार्केट परफॉर्म कर रही है? क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी होनी है, इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी कंट्रोल में रखा जा सके। अभी सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद मजीद ममालिक के भी डेलीगेशन आ सकते हैं।
सरमायाकारी के भी वसी दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कहाँ तक जाता देख रहे हैं आप इस सूरत हाल में मार्केट को? देखें, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि अभी तो मार्केट की रैली शुरू हुई है जी, तो इस रैली के अंदर हम कहाँ इसके अंदर पीक्स और आएंगे, कहाँ हिकअप्स आएंगे। ऑब्वियसली मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती, लास्ट 3 days हैव बीन एक्सेप्शनल, लेकिन इस पूरे पीरियड के अंदर आपको मुझे लगता है कि मार्केट जिस तरह की वैल्यूएशंस हैं और जिस तरह की इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की फिगर्स आ रही हैं, मार्केट 1 लाख का इंडेक्स आसानी से अबूर कर लेगी इन द मीडियम रन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फरीद आलम साहब, चेयरमैन CEO AKD सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में ये साल ख़त्म होने से पहले मार्केट 6 फिगर्स के इंडेक्स को भी छू सकती है और इंडेक्स मार्केट का 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है। अब देखना ये होगा कि कितना जल्द ये सब मुमकिन हो पाता है, चूँकि आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी खबरें एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान के इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, $2 अरब की भी वहाँ पर हो सकती है, लेकिन उससे पहले अभी चेयरमैन FBR ने मीडिया से बड़ी अहम गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में अब कोई तौसी नहीं होगी। पहले ही 14 रोज़ का इजाफी वक्त दिया जा चुका है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ नवंबर से होगा और नॉन फाइलर्स का भी पूरा डेटा मौजूद है। चेयरमैन FBR की जानिब से ये बड़े वाज़ेह बयानात अब जारी कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल से दुगनी हो चुकी है। तकरीबन 40 लाख से ज़ायद लोगों ने इस साल इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किसी भी टैक्स चोर को नहीं छोड़ा जाएगा। सख्ती के साथ अब इक़दाम उठाए जाएंगे और 14 अक्टूबर की रात का वक्त है लोगों के पास कि वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा सकें। उसके बाद फिर इस डेट में इजाफा नहीं होगा। दूसरी जानिब जो सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं आने वाले दिनों में, चूँकि मजमूई तौर पर जो हुजम है सऊदी सरमायाकारी का वो $5 अरब तक भी जा सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। दीगर कई ऐसे ममालिक हैं जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस वक्त इस बैरूनी सरमायाकारी की पाकिस्तान को किस हद तक ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मुल्क के मारूफ सियासतदान भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त इस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली हमने IMF का प्रोग्राम भी लिया है, तो अब मुल्कों का हमारे ऊपर एतमाद मजीद बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये आप एक सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट की विजिट को ना देखें, ये इससे पहले अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे और हमारी उनके साथ मीटिंगें हुई हैं, उनके साथ टॉप बिजनेसमैन डेलीगेशन थे और उन्होंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए हिलाल मीट और चावल और दूसरी चीज़ों के लिए एक कोटा खुसूसी एलोकेट किया है कि जी ये जो चीज़ें लेने पाकिस्तान से, जो तकरीबन $1 बिलियन की रकम बनती है। उसके बाद मुझे भी इनवाइट करा है 11 तारीख को इस्लामाबाद में सरीना होटल में दोपहर को 3:30 बजे मीटिंग है मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की। उनके साथ माइनिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह और बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। और ज़्यादा अच्छी खबर जो है वो रिकोडेक के बारे में है कि उन्होंने पाकिस्तान को 15% तक पाकिस्तान के शेयर्स में 15% तक शेयर लेने का इंदिया दिया है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सऊदी अरब या UAE या चीन के साथ अब वो ताल्लुकात के हमें बार बार उन्हें रोल ओवर की रिक्वेस्ट करनी पड़े या डिपॉजिट सेफ डिपॉजिट देने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े, वो हमारे यहाँ सरमायाकारी करे। और सऊदी अरब दुनिया में ढूंढ रहा है माइनिंग के लिए, उसको जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो जहाँ भी कॉपर, गोल्ड, दूसरे जो धातें हैं दस्तयाब हैं, वो वहाँ माइनिंग के लिए सरमायाकारी कर रहा है। और पाकिस्तान में रिकोडेक में कोई सर्वे अब नहीं होना। पाकिस्तान में रिकोडेक में ऑथेंटिक फिगर है हमारे पास जो उनसे शेयर की गई हैं, जिसमें सोने के और कॉपर के ज़खायर कन्फर्म ज़खायर हैं जो इंटरनेशनल मेयार पे पूरा उतरते हैं और उसमें बारिक की जो कंपनी है उसके ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइनिंग की है और गोल्ड और कॉपर में डील करती है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरेबिया वो कन्फर्म ज़खायर के ऊपर वो जा रहे हैं जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है।
और इसमें पार्टनरशिप के माने ये है कि हम ये इनसे शेयर करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शेयर क्यों किया जा रहा है, ये पार्टनरशिप क्यों की जा रही है? जब एक चीज हमें अल्लाह ने दी है, बारिक के साथ हमारी 50-50% शेयर होल्डिंग है, तो हम मजीद सऊदी अरब को क्यों दे रहे हैं? देखिए, जब भी माइनिंग को फरोग दिया जाता है, माइनिंग को बढ़ाया जाता है, उससे सोना और तांबी निकाला जाता है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खती रकम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खुदाइयों के लिए और दूसरे मामलात के लिए। और पाकिस्तान के लिए ये ज़रा मुश्किल है कि इस वक्त वो इन्वेस्टमेंट भी करे और फिर माइनिंग से इन मिनरल्स को निकाले भी। लिहाजा हमने ये ऑफ़र किया था सऊदी अरब को, जिसमें उसका पहले दिन से बहुत इंटरेस्ट है, और वो इस सोने को और तांबे को और कॉपर को जो है वो न सिर्फ माइनिंग करेगा बल्कि उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेगा। और मिर्ज़ा, क्योंकि सऊदी अरब का हमेशा से माइनर मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, अब यहाँ पर अगर ये 15% शेयर के साथ ये इन्वेस्टमेंट करता है सऊदी अरब, तो पाकिस्तान के हिस्से में फिर कितना नेट प्रॉफिट आएगा? उसमें फिर परसेंटेज वाइज पाकिस्तान को इतना फ़ायदा होगा कि ये अगर एग्रीमेंट तय पाता है तो फिर ये प्रॉफिटेबल एग्रीमेंट हो पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, पाकिस्तान की टोटल 50% के करीब शेयर होल्डिंग है, और उसमें हम अगर 15% दे रहे हैं तो कोई ऐसे हाथ नहीं कट रहा है। हमारी अब भी प्रोजेक्ट में मलकियत है, शेयर होल्डिंग है, और बारिक के साथ हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ये एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, उस इलाके में बलूचिस्तान में इसके कई ब्लॉक मौजूद हैं, जो उसके बाद के फेज़ 2 और फेज़ 3 में इंशाल्लाह हमने एक्सप्लोर करना है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं भी जा रहा हूँ उस मीटिंग में, मुझे भी इनवाइट किया गया है मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट जो सऊदी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कौम अच्छी खबर सुनेगी। और मिर्ज़ा साहब, ये टाइम कितना इसमें लगेगा? क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई हफ्तों की या महीनों की तो बात नहीं होगी, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं। पाकिस्तान को अगले 2-3 साल में जो पेमेंट्स करनी है, जो रोल ओवर अभी हमने किए हैं, इस दौरान वो फिर सर पर आकर खड़े हो जाएंगे। उससे पहले पहले हमें इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होना होगा ताकि जो बोझ है पाकिस्तान पर वो ज़रा कम से कम हो सके। देखिए, ये जो है माइनिंग में ये सऊदी इन्वेस्टमेंट सेपरेट है, और वो जो उनके सेफ डिपॉजिट का रोल ओवर है वो सेपरेट है। सऊदी अरब का तकरीबन $4 बिलियन का जो रोल ओवर है सेफ डिपॉजिट, वो 3 साल के लिए उन्होंने वादा करा है कि हम हर साल इसको रिन्यू या रोल ओवर हम करेंगे। ये एक सरमायाकारी की मद में आता है कि एक वायबल कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसमें वो सरमायाकारी कर रहे हैं 15% की, तकरीबन $1.5 बिलियन की, और वो उसको बाद में डेवलप करेंगे, नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि सऊदी अरब वर्ल्ड ओवर जो है माइनिंग में इंटरेस्टेड है और वो प्रोजेक्ट देख रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का रिकॉर्ड एक्ट। सही। तो अब मिर्ज़ा साहब, यही दायरा है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्ज़ों का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर लगते रहेंगे, शुरू होते रहेंगे, तो इनसे वो कर्जा उतारने में फिर हमें कितनी मदद मिल सकती है, जो कि अब कोई 70,000 अरब के फिगर को भी क्रॉस कर चुका है? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और वो रकम हमारे हर हालत में हमारे ज़खायर को बेहतर बनाएगी। फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर हमारे बेहतर होंगे, और हम पे दबाव कम होगा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो अदायगी हमने करनी है। तो ये एक खुशाइन बात है कि अब वो दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करके हमारी मदद करना चाह रहे हैं। अब वो खाली रोल ओवर सेफ डिपॉजिट का जो एक है वो नहीं है, बात उससे ज़्यादा जामे है। सही। और मिर्ज़ा साहब, अब चलें, ये जो बैरूनी एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है अपनी जगह पर, लेकिन जो अपना हाउस इन ऑर्डर हमें करना है, जो हमारे इंटरनल अपनी इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, उन पर हुकूमत इस वक्त आपको कितनी संजीदा दिखाई दे रही है? चूँकि आप लोगों की जो इश्यूज़ थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के, वो अभी भी अपनी जगह पर बरकरार हैं, वो ख़त्म तो नहीं हुए हैं,
हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उससे हमारी इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा हुआ, बिजनेस एक्टिविटी हमें जनरेट होती दिखाई दे रही है क्या? बाद में परसों और कल पूरे दिन हम वहाँ थे। कल हमारी मीटिंग तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लीडर्स हैं, गौहर एजाज साहब और एसएम तनवीर साहब, मैं भी उनकी रूलिंग ग्रुप का मेंबर हूँ, तो मीटिंगें हुई हैं। और फिर रात को सदर पाकिस्तान के साथ अशाया था, इसमें यही बात हुई है, हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक 9 सेंट्स पावर, बिजली की 9 सेंट्स फी किलोवाट रेट हो, और जनरल आसिम मुनीर ने यह वादा किया है, और मलेशिया के जब प्राइम मिनिस्टर आए थे मैंने उनसे बात भी की थी, शुक्रिया अदा किया था कि जी 9 सेंट्स से ज़्यादा में हमें बिजली बारे में नहीं आती, हम कम्पिटिटिव नहीं रहते, हम मुकाबलाती नहीं रहते। उन्होंने वादा करा है कि वो जो भी इक़दाम कर रहे हैं और IPP से जो मुआहदे रिव्यू हो रहे हैं, उसके बाद कुछ IPPs बंद होने को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए एग्री करा है, 5 हैं वो, और 14 IPPs वो हैं कि जो अपना मोड बदल रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट के बजाय अब वो टेक एंड पे, यानी जितनी बिजली दोगे जितना पैसा लो, तो उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के 52% अपने कोल के और बड़े प्रोजेक्ट हैं 1320 किलोवाट वाले, वो हमने कहा कि गवर्नमेंट आप कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं, सर्कुलर डेट क्यों बढ़ा रहे हैं, आप इनको कैपेसिटी चार्जेस से निकले, आप भी टेक एंड पे के जो तरीक़ेकार है कि जो बिजली सप्लाई हो उसी की कीमत मांगी जाए, वसूल की जाए। तो इन तमाम चीज़ों से मुझे पूरी उम्मीद है कि टास्क फोर्स इंशाल्लाह 1 महीने में रिकमेंडेशन आ जाएंगी और हमारी बिजली की लागत कम होगी, बिजली के लॉसेस कम होंगे। डिस्कोस के लिए हमने ऑलरेडी जो कंपनियां हैं जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं, हम नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं और उसमें कॉम्पिटेंट लोगों को एडवर्टाइज करके लाया जा रहा है ताकि इन कंपनी के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो और ये जो कारकर्दगी इनकी बेहतर हो सके, रिकवरी इनकी बेहतर हो सके। इन सब चीज़ों से आपके T&D लॉसेस कम होंगे और उससे बिजली की लागत जो है वो कम तो होगी। मिर्ज़ा साहब, जितने संजीदा इश्यूज थे इंडस्ट्री के, जो मुश्किलात आप लोगों को दरपेश थी, क्या उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही तेज़ी के साथ हमारी टास्क फोर्स ने इसको संजीदा लिया या काम किया है? चूँकि कोई 2 माह से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है अब तक इस टास्क फोर्स को बने हुए, अमली इक़दाम अभी तक हम होते देख नहीं रहे। टास्क फोर्स में मोहम्मद अली साहब इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। फिर उवैस लगारी साहब जो मिनिस्टर है, मेरा उनसे रब्ता है, हमने ऐवान के फ्लोर पे भी उनसे सवालात किए हैं मैंने कॉल अटेंशन नोटिस में एज ए मेंबर कौमी असम्बली, और उन्होंने जवाब दिया है। अब कुछ डिटेल्स स्टेज पे हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब भी यहाँ आए थे कराची में, बिजनेसमैनों से मिले, उन्होंने भी वादा किया है कि 9 सेंट्स इंशाल्लाह बिजली वो कराएंगे सनत की, इंडस्ट्री की। और अगर इंडस्ट्री 9 सेंट्स हो जाती है और मार्कअप रेट सिंगल डिजिट 9-10% आ जाता है, तो हम आपको एक्सपोर्ट दिखाएंगे कि इंशाल्लाह क्या क्वांटम जंप होगा। ठीक है, और इसके लिए वादे किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन, इसका एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आई है। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने का जो फैसला किया है, ये इन हालात में कितना कारामद साबित हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब रिसर्च फेलो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कुछ IPPs राज़ी हो रही हैं, जो कि 2-3 साल बाद जिनके एग्रीमेंट्स ख़त्म होने थे, वो क़ब्ल अज़ वक्त एग्रीमेंट ख़त्म करने पर राज़ी हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? चूँकि जो साल का एक फ़िगर आ रहा है, कोई 60-65 अरब के करीब आ रहा है, क्या ये वो फिगर है जो इस वक्त एक्सपेक्टेड है आवाम को रिलीफ की सूरत में? देखिए, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है गवर्नमेंट साइड से भी, कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना कर दी जाए, क्योंकि मुल्क में जो एनर्जी का क्राइसिस है, जो टैरिफ का
बढ़ना है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से है। वो तो अभी जो जितने रिनेगोशिएशन हुई है उसमें तो जो फिगर सामने आ रहे हैं वो तो यही है कि वो कोई 65 पैसा 65 पैसा पर यूनिट जो है वो सेविंग्स हो रही होगी। लेकिन चूँकि ये एक राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है गवर्नमेंट का, तो आइंदा कुछ सालों में आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि जैसे जैसे मार्केट इंडिपेंडेंट होती जाएगी, कंपेटिटिव होती जाएगी, मल्टी बायर्स सेलर्स मॉडल जो है वो आ जाएगा, तो उससे कंपटीशन जो है वो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ साथ में गवर्नमेंट को ये भी करनी है कि चूँकि रेजिडेंशियल डिमांड जो है वो नीचे आ रही है ग्रिड की, सोलर पैनल्स की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से, गवर्नमेंट को साथ में प्रोडक्टिव डिमांड को ग्रिड में लाना है साथ में, और वो इंडस्ट्री के ग्रिड पे आने से जो है वो मुमकिन है। तो जब आप अपनी डिमांड को बढ़ा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसके मुताबिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो पर यूनिट टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। गवर्नमेंट को इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल वे में लेके जाना होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके जाना होगा, तब जाके पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म टैरिफ रैशनलाइजेशन की तरफ जो वो जा सके। और डॉक्टर साहब, ये जो मल्टीप्लेयर मॉडल या मार्केट है, ये इसका क़याम इस वक्त कितना ज़रूरी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं? क्या लोगों के लिए फिर मल्टीपल चॉइसेस होंगी कि उनकी अपनी मर्ज़ी है वो किस कंपनी से बिजली ख़रीदते हैं और किन रेट्स पर ख़रीदते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं पाकिस्तान को। एक तो ये मल्टीप्लेयर मॉडल CTBCM की तरफ जाना है, जहाँ पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट हो सकें जनरेशन कंपनीज़ के, और जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके, वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को एक कैपेसिटी मार्केट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है, क्योंकि जब आप टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट से टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे, तो वो IPPs जिन्होंने इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है, वो कैपेसिटी किसी एक मार्केट में ऑप्शन करनी होगी बड़े प्लेयर्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स के लिए। ये यूरोपियन इकोनॉमीज़ में और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ में होता है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन मैकेनिज्म जो है वो मुतारिफ कराना होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी समझने वाली है, वो ये कि ये जो आप बायलैटरल मार्केट जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रही है मल्टीप्लेयर, इसके अंदर कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप दूसरी कमोडिटीज़ को देखें एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी इसी तरह के मार्केट मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल हैं। शुगर की मार्केट देख लें, आप मेडिसिन की देख लें, लेकिन उसमें जो एक कमी आ जाती है वो कार्टेलाइजेशन की वजह से आ जाती है। तो अगर बिग प्लेयर्स कार्टेल बना के प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, तो भी उसका जो ट्रू लेटरेंट स्पिरिट है उस मार्केट का वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो हमें साथ साथ में गवर्नमेंट को ये जो मार्केट है मल्टीप्लेयर मार्केट, इसकी तरफ जाना है, लेकिन साथ में कंपटीशन कैसे इंश्योर करना है। मे बी हमें एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तर्ज पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के लिए, इन IPPs के लिए भी एक एंटिटी होगी जो कि इनके दरमियान एक फियर्स कंपटीशन को, परफेक्ट कंपटीशन को इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो उसको इंश्योर करेगी, जिसका फ़ायदा हमेशा कंज्यूमर्स को होता है। जैसे आपने टेलीकॉम मार्केट में देखा कि टेलीकॉम मार्केट में देयर इज़ ए फियर्स कंपटीशन। अभी कुछ मर्जर्स होना शुरू है, लेकिन जब 4-5 कंपनीज आपस में कम्पीट कर रही थी, तो उसका जो फ़ायदा था वो रिड्यूस्ड कॉल रेट्स की सूरत में, पैकेजेस की सूरत में जो है वो आवाम को मिल रहा था। और दूसरी साइड पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इस तरह का कंपटीशन लेके आते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ जो है वो मुतारिफ कराई जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जानिब से, जो डिमांड को अट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा कंज्यूमर्स को ग्रिड पे लेके आएंगी, पर्टिकुलरली आपके जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको, तो जो कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब, ये अब एंड कंज्यूमर को तो रिलीफ चाहिए, वो किसी और इंडस्ट्री की बात हो या एनर्जी सेक्टर की बात हो, ये जो रिलीफ से चाहिए, अब ये इसके जो इस वक्त जो प्लान हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कई सालों पर मुहित है। इसके लिए तो बड़ी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी। शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिलना कैसे इस वक्त मुमकिन है एंड कंज्यूमर को? देखिए, जो मेरी ओपिनियन होगी वो यही होगी कि हम एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं, रादर कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढें। हमारा एनर्जी सेक्टर ख़राब ही इस वजह से हुआ है, ये जो इसमें अभी लकूनाज और आपको ये कम्प्लेक्सिटीज़ और एडवर्सिटीज़ नज़र आती हैं, इसी वजह से है कि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है। 2007 से 2015 के दरमियान जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था, तो हमने उस क्राइसिस का सोल्यूशन एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी से जो है वो ढूंढा।
उस शॉर्ट टर्म में तो हमें रिलीफ मिल गया, IPPs इंस्टॉल हो गए, कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई, आपने इतने सारे इंपोर्टेड कोल पे पावर प्लांट्स लगा लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि आज सिर्फ 10 सालों में ही हमें ये पता चल गया कि वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था वो एक और क्राइसिस को उसने जन्म दिया। तो अब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू लॉन्ग टर्म पॉलिसी होराइजन को देखते हुए फैसले लेने होंगे। एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करी है वो ये कि इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स को थर कोल पे कन्वर्ट करने का एक मंसूबा जो बनाया जा रहा है, उससे शायद इतना ज़्यादा रिलीफ ना मिले, शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं और जो क्लाइमेट और ट्रेड का रिलेशनशिप होने जा रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत, तो उसमें जो है वो शायद आपको एक और क्राइसिस की फॉर्म में आपके सामने आए। तो गवर्नमेंट को अगेन शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। टर्म प्लानिंग इस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किसानों के भी जो मसाइल हैं वो अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमती सतह पर गंदम ना खरीदने की पॉलिसी पर किसानों को एतमाद में लिया जाए, चूँकि IMF की ये शर्त थी कि गंदम और गन्ने की जो सपोर्ट प्राइस है अब वो हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी, और उस शर्त को मिनो अन तस्लीम किया हुकूमत ने। और अब उसके बाद ज़ाहिर किसानों के लिए एक नई मुश्किल खड़े होने के करीब है। अमेरिका और भारत समेत कई दीगर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का कल्चर अभी भी मौजूद है, लेकिन चूँकि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए था और उसकी तमाम शराइत को हुकूमत पाकिस्तान ने माना है, और उसमें ये शर्त भी शामिल थी कि अभी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का कल्चर ख़त्म करना होगा। तो इस शर्त को मानने के बाद अब कौन कौन सी नई मुश्किलात हुकूमत ने किसानों के लिए खड़ी कर दी हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जब हुकूमत नहीं आप लोगों से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करेगी या सरकारी सतह पर गंदम खरीदेगी, तो लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, जितना आप लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जो प्राइस मुकर्रर थी उस पर हुकूमत ने नहीं ली, गंदम मिस कमिटमेंट हुई। अब आगे आने वाले दिनों में मजीद कितना नुकसान आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? सर देखिए, पहले तो जो गुज़िश्ता साल में जो किसानों को नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान है, जो सिर्फ किसान को हुआ गंदम की मद में। इसके अलावा फिर आगे जब गन्ना आ जाता है तो आप देखें कि गन्ना जो है यहाँ का इस मुल्क के सब तमाम सियासी बड़े घरानों के या बड़े लोगों की मिलें हैं, और पाकिस्तान में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट तो है लेकिन फार्मर्स राइट एक्ट पाकिस्तान में नहीं है। इस अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो वहां पे 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स हैं, और पाकिस्तान में इंडिया में फार्मर राइट का पूरा एक बिल है। हमारा कोई भी नुकसान हो जाए, हमारी फसल खराब हो जाए, कोई बीज गलत मिल जाए, पेस्टिसाइड गलत मिल जाए, हमारी तैयार फसल तबाह हो जाए, तो कोई ऐसा पाकिस्तान में कानून नहीं है जो हमें कोई इंसाफ दे सके या हमें कोई उसकी एडजस्टमेंट हो सके। दूसरे नंबर पे सर आप देखें कि ये जो अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने जो फरमाया है, उन्होंने किसानों के मुतालिक एक बड़ी मुज़क्का खेज बात की है कि ये किसान जो हैं इस मुल्क का माफिया है। आप देखें कि ये वो माफिया है, हम लोग वो माफिया हैं जो इस मुल्क को गंदम मुहैया करते हैं, इस मुल्क को चावल मुहैया करते हैं, गोश्त हमारे जरिए जाता है, सब्जियां, फल, दूध, हर चीज हम उगा के इस मुल्क की पूरी करते हैं। लेकिन अगर एक वजीर आला, एक सियासी गवर्नमेंट की वजीर आला ये बात कहे कि यहाँ का किसान माफिया ब्लैकमेलर है, आप मुझे बताएं कि हम कैसे गंदम उगाएं। अब आप देखें कि गंदम का जो प्राइस है वो कहती है कि मैं किसानों को प्रॉफिटिंग करने नहीं दे सकती। वैसा वो जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें उन्होंने वो कहा कि मैं रोटी सस्ती रखना चाहती हूँ, और फिर उन्हें उसी गुफ्तगू में किसानों को भी माफिया का, तो ये कनेक्शन क्या था? अगर सपोर्ट प्राइस के तहत हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है तो उससे रोटी के सस्ता महंगा होने का क्या ताल्लुक है? सर देखिए, रोटी के सस्ता महंगा होने का ताल्लुक ये है कि आप देखें कि इंडिया में अगर आप देखें तो किसान को इंडियन गवर्नमेंट 8 घंटे बिजली फ्री दे रही है। जो यूरिया खाद हम 4600 रुपए की आज खरीद रहे हैं वो वहां पे 450 इंडियन रुपए में है, और इसी तरह DAP खाद जो है वो वहां पे 1200 रुपए की है, और हमारे पास वो खाद जो 13-14 हजार की है, तो हम तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। वहां पे किसान को ग्रीन डीजल, सब्सिडाइज डीजल दिया जाता है, और फिर गवर्नमेंट उनसे उनकी 26 फसलों की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है।
हमारे यहाँ कैसे हम सस्ता दे सकते हैं, आपको महंगी चीज उगा के किसान कैसे सस्ती दे सकता है। हमारे अगर इस माफिया की जो बात की है, आप देखें अगर हम माफिया हो तो हमारे बच्चे भी अच्छा खाएं। हमारे बच्चे कभी गोश्त नहीं खाते, हमारे बच्चे कभी अच्छा खाना नहीं खाते, हमारे बच्चों के पास कभी अच्छे कपड़े नहीं हुए। आज आप भी कभी देहातों में जाके देखें तो यकीन करें हमारे पास ना कोई सहूलत है, ना कोई सेहत की सहूलत है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बल्कि इसके मुकाबले में तमाम जो सारे चीजें जो यूज होती हैं, जो पैसा वो शहरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नहीं, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।